नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है इस सीरीज में, उसमें आज हम बात करेंगे विटामिन्स के पार्ट सेकंड की। इससे पहले के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में जो लोग ना देखे हों उसको देख लें, और तो उन्हें विटामिन्स की डिटेल्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी, जिसमें हमने बताया आपको कि विटामिन्स कितने टाइप की होती हैं, विटामिन्स की खोज किसने की, विटामिन्स थ्योरी किसने दी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है, विटामिन कौन से विटामिन्स आपकी स्टोर हो सकती हैं, कौन से विटामिन आपकी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं हो सकती हैं, और इसके साथ साथ जो विटामिन्स हैं वो किस टाइप से आपकी बॉडी में वर्क करती हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि जिसे आप थोड़ा सा जान लें कि बताया था मैंने आपको कि विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, आपको क्लियर होगा। अपने आप से पूछने की कोशिश करिए, ठीक है, उसका आंसर दीजिए। विटामिन की खोज किसने की, एन.आई. लूनिन ने की या फंक ने की। ठीक, विटामिन थ्योरी किसने दी, खुद से क्वेश्चन पूछिए, विटामिन थ्योरी किसने दी। वीडियो को बाद में लेकर के कोशिश करिए कि जो है ये सही है गलत। किसने थ्योरी दी, हॉपकिंस एंड फंक ने दी, या केवल फंक ने दी, या हॉपकिंस ने दी। ठीक है, तो इतना सब बातें आपसे हो गई थी। इसके बाद आगे जो हमने बताया था आपको कि विटामिन आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज वाटर फैट सॉल्युबल एंड सेकंड इज वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन से बताया था मैंने आपको, विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आती हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी। हाँ, इसमें एच और एफ को भी लिया जा सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया था कि ये आपके फैट टिश्यूज में स्टोर होती हैं, इसलिए इनको अगर आप अधिक मात्रा में भी ले रहे हैं तो इनको आप बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, एक्चुअली ये बॉडी में बहुत ही लेस अमाउंट में स्टोर हो सकती हैं, बहुत कम मात्रा में इनका संचय किया जा सकता है। यानी अगर आपने इनका ज्यादा अमाउंट ले लिया तो इसका मतलब यह है कि ये आपका जो ज्यादा अमाउंट है वो आपकी जो है ब्लड से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, और यूरिन के द्वारा ये डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यानी आपकी बॉडी में फिर अल्टीमेटली विटामिन की कमी होने लगेगी। जाहिर सी बात है कि हमें इन्हें भोजन से डेली लेना चाहिए। इन्हें कम मात्रा में लीजिए लेकिन डेली लीजिए हमको इनको भोजन में। काम क्या करती हैं विटामिन, मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो पार्ट 1 में कि ये एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं है, ये ऊर्जा उत्पादक नहीं है, लेकिन जिससे एनर्जी आपको मिलती है या जो आपकी बॉडी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट प्रोटीन या फैट या अदर चीजें, उनका सही आपकी बॉडी में उपयोग हो सके, सही यूज हो सके, सही उनका संश्लेषण हो सके, सही उनकी सिंथेसाइजिंग हो सके, इसके लिए ये एक एंजाइम की भांति काम करते हैं। यानी जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होने हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए ये एक एंजाइम की तरह काम करते हैं। अब चूंकि एंजाइम ही एंजाइम की तरह काम करता है तो ये क्या करेंगी, ये एज अ को एंजाइम काम करती हैं, सह एंजाइम काम करती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको वहां पर बताई थी। आज हम इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन की। इससे पार्ट 1 में हमने जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके बारे में बता दिया था। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, जो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में स्पेशली कौन कौन से आते हैं विटामिन, आप देखेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आता है, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। इसमें B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगी, B3 हो जाएगी, B5 हो जाएगी, B6 हो जाएगी, B12 हो जाएगी। ठीक है, विटामिन सी आ जाएगी इसमें, उसको हम क्या कहेंगे, जो है विटामिन सी आ जाएगी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो पूरा विटामिन का जो कॉम्प्लेक्स है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा हम लेंगे इसमें, और विटामिन सी लेंगे। तो स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उसमें विटामिन बी आती है, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, और विटामिन सी आती है। अब फर्स्ट विटामिन जो हम आपकी ले रहे हैं उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन B1 की। विटामिन B1 इससे कॉमन नेम, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है,
इसका केमिकल नेम है थायमीन, ये दिख रहे हैं आप, लिखा है थायमीन, ठीक है, ये केमिकल नेम है इसका। और किससे मिलती है ये? ग्रेन से, बीन से, सोयाबीन से, मिल्क से, दूध से। ईस्ट, ईस्ट समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आप मशरूम है उसको लीजिए, या जो है ईस्ट के कई फॉर्मेट हैं आप लेते रहते हैं। एग्स है, मीट है, आउटर लेयर ऑफ राइस, इसको आप रट लीजिएगा, आउटर लेयर ऑफ राइस, आउटर लेयर ऑफ राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं, कह सकते हैं आप, चावल की छीलन, चावल की छीलन। जो आपका राइस होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझ इसको जानिएगा आप लोग। चावल की छीलन का मतलब चावल की भूसी नहीं, जो देखिए एक होता है धान जिसमें पूरा जो उसकी ओबरी का पोर्शन है वो ड्राई हो जाता है तो ऊपर रहता है, उसको आप उतार दीजिए। उसके बाद आया चावल, ये समझना होगा, पहले धान है फिर चावल आ रहा है, ठीक है ना। अब चावल जो निकला उसमें, उस चावल के ऊपर जो लेयर रहती है उसमें विटामिन B1 आपकी ये पाई जाती है। अब कई बार क्या होता है, आपको जब चावल खरीदते हैं तो आपको चाहिए सफेद चावल। अब उसको सफेद करने के चक्कर में जो धान से चावल निकालने वाली मशीनें होती हैं उनमें उनको एक बार दो बार ज्यादा डाल दिया जाता है, तो उससे उनकी इस टाइप की ग्राइंडिंग हो जाती है कि जो आउटर लेयर है वो उतर जाती है। और जब आउटर लेयर उतर जाती है उसी को मार्केट में वो पॉलिश के नाम से बेचते हैं, और इसको कुछ लोग खाने के लिए या कुछ लोग जो है जानवरों में दूध वगैरह ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है आपको कि उसका अपर लेयर हट जाने से ये जो विटामिन B1 मिलने की संभावना थी वो खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, और इसी में सबसे पहले विटामिन B1 को खोजा भी गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम पॉलिश वाला चावल, जो कहते हैं पॉलिश, पॉलिश का मतलब ये था उसके ऊपर से पॉलिश की गई नहीं, उसके ऊपर से पॉलिश नहीं की गई होती है, बल्कि उसकी अपर पॉलिश को हटाया गया होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन आपका। आउटर लेयर ऑफ राइस, पॉर्क जानते हैं सुअर का मांस, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, ठीक है, और दूसरे जो सीड्स होते हैं, दूसरी भी जो बीन्स होती है उसमें मिलता है, ब्रेड में मिलता है, पास्ता में मिलता है, और पीस मटर जो खाते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें आपको ये चीजें मिलती हैं। देखिए बेटा, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो इंग्लिश में लिखा गया है उसकी हिंदी बता सकें, पूरी कोशिश रहती है हमारी। लेकिन फिर भी आप लोग कभी कभी हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजते हो कि सर थोड़ा सा हिंदी आप ज्यादा कर दीजिए, और या उसको लिख दीजिए। देखिए बेटा, क्या होता है, एक्चुअली इंग्लिश वालों की हिंदी ज्यादा कमजोर होती है, बट हिंदी वालों के साथ एक चीज प्लस है कि उनकी इंग्लिश भी कंपैरेटिवली स्ट्रांग होती है। तो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले इंग्लिश भी बढ़िया समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश अच्छी समझ नहीं पाते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी अच्छी समझ नहीं पाते हैं, जबकि हिंदी वाले इंग्लिश को और अच्छा समझ लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर आप लोग हिंदी, तो हमें दोनों अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आप सबको मैनेज करना है जिसमें सबका काम चल सके, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि सारे टर्म जो है आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, और लेक्चर में मोस्ट लाइकली कोशिश करता हूं कि जो टर्म रहे वो हिंदी में यूज होते रहे। काम क्या है बॉडी में, विटामिन B1 आप पढ़ रहे हैं, और विटामिन B1 का आपकी बॉडी में काम क्या है? काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। आप जानते हैं भाई, जो भी आपने लिया, आप जैसे आपने स्टार्च लिया, तो भाई ये स्टार्च क्या होगा, ये स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी अल्टीमेटली ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगा? एटीपी में, और इसी एटीपी से क्या मिलेगी आपको? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, यानी जो है जो भोज्य पदार्थ आपके हैं उनका ऊर्जा में परिवर्तन। नर्वस सिस्टम फंक्शंस, जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित कार्य की है उसको करता है। हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। उपापचयी प्रक्रिया जो आपकी होती है, मेटाबॉलिज्म आर इन टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। उपापचयी प्रक्रिया को के दो भाग होते हैं, उपचय और अपचय, ठीक है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है। दैट वाज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, उपापचयी प्रक्रिया यानी आपके पाचन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब में भी ये हेल्प करती है।
तो समझ लिया आपने क्या, एक तो फूड मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करना, आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी मेंटेन रहे, कार्य मेंटेन रहे, वो करती है, और साथ में आपके कह सकते हैं कि पाचन में या अदर मेटाबॉलिज्म में सहायता करती है। अब अगर ये काम नहीं होंगे, अगर ये काम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में जो इसकी डिजीज है उसे कहते हैं बेरी बेरी। क्या कहते हैं, बेरी बेरी। अब ये टर्म आपको याद करना है, क्या, बेरी बेरी। ये बीमारी क्या कही जाती है, बेरी बेरी। अब इसको समझना है आपको, ये बेरी बेरी क्या है। आपने याद कर लिया कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा विटामिनों की कमी से डिजीज होती है, इसीलिए इनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहते हैं, अपूर्णता से उत्पन्न होने वाले रोग। तो जो पहली बीमारी हुई इसमें जो विटामिन B1 है, इससे जो प्रॉब्लम आई आपकी बॉडी में वो क्या आई, बेरी बेरी की प्रॉब्लम आई। अब ये जो बेरी बेरी है साहब, ये है क्या, ये बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं या उनको याद रह पाता है कि ये तो पता है कि विटामिन B1 की कमी से क्या रोग हुआ, बेरी बेरी, पर व्हाट इज बेरी बेरी ये नहीं पता होता है। एक्चुअली बेरी बेरी में 3 चीजें आती हैं। इसमें जो पहला आया बेटा उसको आप लोग समझिए, ये जो बेरी बेरी है इसमें जो पहली प्रॉब्लम आई है उसको समझिए आप। क्या होता है, पहली प्रॉब्लम है इसमें ड्यू टू, क्या है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स काजेस पैरालिसिस। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। क्यों हो जाएगा पैरालिसिस भाई, एक्चुअली जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो एटीपी की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और अगर ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो कहीं पर भी कोई भी सेल्स होगी उसका धीरे धीरे मरना तय है। और अगर तंत्रिका तंत्र की सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी तो आपको, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की सेल्स अगर धीरे डैमेज होने लगेंगी तो आपके हाथ पैर या अन्य अंग की जो गतिविधि है, एक्टिविटीज है, वो अफेक्टेड होगी, वो प्रभावित होगी, इससे आपको पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन क्या कहेंगे इसको, अपच या कब्ज। क्या कहेंगे हिंदी में, अपच या कब्ज। इसे क्या कहेंगे हिंदी में, अपच या कब्ज। ठीक है, ये इस अपच या कब्ज होने का मतलब क्या होता है, अपच या कब्ज होने का मतलब ही होता है कि आपके अंदर सही तरीके से जो है आपकी मेटाबॉलिज्म नहीं चल रही, यानी आपकी पाचन की प्रक्रिया सही तरह से नहीं हो रही है। और तीसरा क्या होता है इसमें, तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा क्या होगा, यानी फर्स्ट हो गया डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉजेस पैरालिसिस, यानी आपको पैरालिसिस मतलब लकवा रोग हो सकता है, इससे एक होता है। दूसरा आपको अपच या कब्ज हो जाती है, ठीक है। और तीसरा वीकनेस ऑफ हैंड मसल्स, आपके हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा काम जो है सही से नहीं कर पाती हैं। तो अगर आपके हाथ की मांसपेशियां सही से काम नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक पैरालिसिस का ही साइन होता है, एक तरह से ये भी लकवा रोग का ही सूचक होता है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली क्या, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो इससे पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा आपको अपच या कब्ज हो सकती है, और तीसरा आपके हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा सा कमजोर हो सकती हैं। कुल मिलाकर के ये 3 प्रॉब्लम आपके आई, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। यह तीनों प्रॉब्लम को मिला करके ही क्या कहा जाता है, बेरी बेरी। अब याद कर लीजिएगा, इस बेरी बेरी में 3 समस्याएं हैं, तीनों को हमने आपको यहां पर बता दिया। अब आपको याद होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसका चाहे आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और ये याद रखिएगा कि विटामिन B1 कहां पाई जा रही है, स्पेशली चावल की छीलन में, ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा, आउटर लेयर ऑफ राइस में। बाकी सारी चीजें हैं, याद करिए। ये वो पार्ट है आपके विटामिन जो है आपके बायोलॉजी में जिनसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में, कोई भी छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, यानी यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, अदर पीएससी का एग्जाम हो, या किसी कोई भी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हो, आरओ यारो का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या आप लेखपाल सिपाही बीएड के एग्जाम दे रहे, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, विटामिन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से, अच्छे से याद करिए इनको। विटामिन B2, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या था,
थाइमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या था? थाइमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किससे मिलता है? ये डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी दूध से संबंधित चीजें होती हैं, दूध, डायरेक्ट दूध से या उसे जो है बनी हुई चीजें। सोयाबीन आप लोग जानते हैं, सोयाबीन। ईस्ट भी जानते हैं आप लोग, एग्स भी जानते हैं, अंडा भी जानते हैं आप, मीट जानते हैं आप, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां। यहां लीवर लिखा है, लीवर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने लीवर खा लें, ठीक है, इसको जिगर या कलेजी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग मीट खाते हैं, जो कलेजी होती है उसमें भी ये काफी पाई जाती है, ठीक है। तो यहां लीवर का मतलब क्या हुआ? जिगर या कलेजी, ठीक है। नहीं तो आप समझो कि हमारे वाले में पाई जा रही है, ठीक है। क्या करता है ये? काम क्या करता है ये? हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। एक चीज को समझ लीजिएगा, पूरी तरह से अगर आपसे बात की जाए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करती हैं, तो आप वन लाइन में ये कह सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म, or you can say that these are responsible for the digestion। और डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर डाइजेशन आपका सही है तो बॉडी में हर चीज लगभग सही होगी, और अगर डाइजेशन आपका सही नहीं है तो आपकी बॉडी में ढेर सारी ड्रॉबैक्स हो सकती हैं। बट हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अलग अलग उसमें बांट के आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कलेक्टिवली वी कैन से दैट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। इसीलिए जब आपका डाइजेशन गड़बड़ होता है कभी कभी, तो आप लोग कुछ ऐसे टेबलेट्स बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आती हैं मार्केट में, जिनको आप लोग लेने लगते हैं। या कभी छाला पड़ जाता है आपके मुंह में, तो छाले में भी आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि छाले का मतलब है आपका डाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि डाइजेशन सही ना होने का मतलब पेट में गर्मी हो गई है आपके, और उस गर्मी से आपके यहाँ पर थ्रस आ गया है, छाला आ गया है, ठीक है ना। तो कई बार छाले की दवा करने लगते हैं आप। छाले को मत ठीक करिए, छाला किससे हुआ है उसको ठीक करिए। तो छाला किससे हुआ है? पेट गड़बड़ हुआ है, पेट को सही करिए, छाला अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार आप छाले की दवा लेने लगते हैं, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। यहां समझिए, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और एमिनो एसिड के पाचन में, ठीक है। या कह सकते हैं पाचन मतलब बहुत संक्षेप में आप कह सकते हैं एक्चुअली उपापचयी प्रक्रिया में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में और अमीनो अम्लों के उपापचय में। जब कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म होगी तो इससे एटीपी बनेगी, एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी तो इससे प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन और एटीपी दोनों बने, इससे क्या बनेगी? ये एटीपी क्या है साहब? ये एनर्जी है, और एनर्जी है, और इससे क्या हो रही है? आपकी बॉडी मेंटेन हो रही है। क्या हो रही है? बॉडी मेंटेन हो रही है, ठीक। सेकंड आप आइए, अच्छा कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? विटामिन B2 की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कीलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है साहब? कीलोसिस। ये कीलोसिस क्या होता है? कीलोसिस रोग वो होता है, जैसे आपने किसी को देखा होगा, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये आपके होठों का जो कॉर्नर का पोर्शन होता है, इसको हम कह सकते हैं होठों का कोण, लिप्स ऑफ द एंगल ऑफ द लिप्स, होठों का कोण, ठीक है। ये किनारे जो आपके होते हैं यहां और यहां, ये कभी कभी आपने किसी को देखा होगा, ऐसे लगता है जैसे खूब चिल्लाए हैं वो, एक्चुअली चिल्लाए नहीं होते हैं। यहां पर कॉर्नर पर सफेद जैसा दिखने लगता है, जैसे किसी गला को, मुंह किसी को फैला दिया गया खूब, तो वो एक्चुअली यहां पर सफेद सफेद जैसा हो जाता है और कुछ कटा कटा सा महसूस होता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? कीलोसिस। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसी को हम? कीलोसिस। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं, और मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। कीलोसिस, क्या कहते हैं? कीलोसिस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि पहले समझ लीजिए विटामिन B3 को। तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कमी से क्या रोग होता है? कीलोसिस रोग होता है। आइए विटामिन B3 पर। विटामिन B3 को हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। निकोटिनिक एसिड है एक्चुअली, ये निकोटिनिक एसिड, ये C है,
निकोटिनिक एसिड है, यानी निकोटिनिक अम्ल हिंदी में कहेंगे। इसको हम नियासिन भी कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं, और या इसको हम नियासिनामाइड क्या बोलते हैं, नियासिनामाइड, ये एक में होता है, नियासिनामाइड भी इसको हम कहते हैं। ईस्ट, मीट, लीवर, फिशेस कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? ईस्ट में होती है, मीट मांस में होती है, लीवर यानी जिगर में होती है, मछलियों में पाई जाती है, अंडों में मिलती है, दूध में मिलती है। बीन्स जो होती हैं, जो आपकी बीजदार जो है सब्जियां आपकी आती हैं जिसमें बीज पाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? बीन्स। ठीक है, तो बीन्स में होती हैं। मटर भी लगभग बीन्स में ही आती है, ठीक है, पीस में, लेकिन ज्यादा मात्रा में होती है। ग्रेन्स जितने भी, जैसे आपका जौ है, जौ है, बाजरा है, गेहूं है, ठीक है, इन सब के ग्रेन्स में, किसी तरह ग्रेन्स है उसमें मिलेगी। ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके क्या मेन सोर्स हैं। क्या करता है बॉडी में? हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। जो ऊपर काम था लगभग वही काम यहां पर ये भी है, बस थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है काम इसमें। बीमारी क्या होती है साहब? बीमारी होती है पेलेग्रा। क्या बोलते हैं इसको हम? पेलेग्रा। अब ये पेलेग्रा क्या होती है बीमारी? पेलेग्रा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो स्किन होती है ये थोड़ी रफ हो जाती है और ड्राई हो जाती है, यानी थोड़ी सूखी रहती है, और यहां पर हल्के हल्के जो आपकी स्किन है, इसके जो अपर स्कल्स हैं, हल्का हल्का सफेद 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 सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप कभी ऐसा कोई सोप यूज कर लें नहाने के लिए, तो थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई बनाता हो, तो जब पानी सूख जाएगा आपकी बॉडी का, तो आपके यहां पर सफेद सफेद हल्की हल्की कुछ धारियां सी बन जाएंगी, हल्का हल्का ऐसे से बन जाता है, उसे बोलते हैं ड्राई स्किन। तो कभी कभी आप, स्पेशली सर्दियों में ज्यादा होता है, तो आप क्या करते हैं, वहां पर मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये बीमारी भी होती है। तो आपकी त्वचा क्या होती है? रफ हो जाती है, और इस पर हल्के हल्के, इसको जैसे आप ऐसे करे रगड़े हैं तो अपर स्किन जो होती है हल्का हल्का छूटती है, तो ये रफ स्किन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और सूख सी जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? पेलेग्रा बीमारी। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब अगली विटामिन पर, विटामिन B5। विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5 को हम क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक अम्ल। हिंदी में लिखते हैं अगर इसको हम आप, पैंटोथेनिक अम्ल। इससे पहले आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ना लिया हो, ले लीजिए इसका आप, विटामिन B2 और विटामिन B3 का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए, विटामिन B5 क्या नाम है इसका? पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल, और ये पूरा नाम इसका हिंदी में पैंटोथेनिक अम्ल। किसमें पाई जा रही है? अंडों में पाई जा रही है, लीवर यानी जिगर में मिल रहा है, मीट मांस में मिल रहा है, दूध में मिल रहा है, टमाटर में खूब पाई जाती है, पीनट्स आप जानते हैं इसमें मिलती है, ग्राउंड नट्स खूब आप लोग खाते हैं उसमें मिलती है, गन्ने के जूस में भी मिलती है, गन्ने के रस में मिलती है, और उससे बने हुए दूसरे उत्पाद हैं उससे भी मिलती है। ठीक है, और साथ में सब्जियों में भी ये पाई जाती है। क्या करता है? हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, उपापचयी प्रक्रिया में सहायता। उपापचयी प्रक्रिया में सहायता, ठीक है, क्या करता है ये? उपापचय में सहायता करती है। क्या होती है प्रॉब्लम? क्या होती है इससे? प्रॉब्लम इससे है स्किन डिजीज। क्या होगी? त्वचा की बीमारी होती है। ग्रोथ इन हैबिट्स, ठीक है, त्वचा की बीमारी होती है। एक तो स्किन डिजीजेस, ग्रोथ इनहिबिट्स है ये, ग्रोथ इनहिबिट्स, ग्रोथ इनहिबिट्स यानी, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिट्स का मतलब क्या हुआ? आपकी वृद्धि जो है वो प्रभावित, वृद्धि प्रभावित, यानी आपकी जो शारीरिक वृद्धि होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी। आपके जो बाल हैं कंपैरेटिवली जल्दी सफेद हो जाएंगे। अगर विटामिन B5 की कमी है तो आपके बाल के सफेद होने का कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, व्हाइट हेयर्स, एफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, एफेक्ट्स रिप्रोडक्शन यानी जनन क्षमता प्रभावित, जनन क्षमता प्रभावित,
जनन क्षमता प्रभावित, यानी इससे आपके जननांगों में भी कुछ समस्याएं आ सकती है। तो करेक्टिवली आप इसको याद रखिए, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है, उपापचयी प्रक्रिया में सहायता करती है। किसमें मिलती है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन साथ में क्या क्या बीमारियां इससे होती हैं वो बताया मैंने आपको पहले से। तो त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है, दूसरा आपकी शारीरिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है, और तीसरा क्या होगा, आपकी जनन क्षमता में भी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में भी थोड़ी कमी आ सकती है। तो ये आपकी किसकी बात किया हमने, विटामिन B5 की बात किया। अगला देखिए आप, विटामिन B6। विटामिन B6 क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किसमें मिलता है, एक तो बीफ में, यानी जो आपके हर जगह बीफ अलाउड नहीं है, ठीक है, पर बीफ के में काफी मिलता है। जैसे आप गाय का मांस है, भैंस का मांस है, ठीक है, भैंसा का मांस है, इन सब में मिलता है। लीवर यानी जिगर में मिलता है, ठीक है। एक फिश का टाइप है उसमें मिलता है, ये भी फिश का टाइप है उसमें भी मिलता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स बहुत चल रहे हैं आजकल, फोर्टिफाइड सीरियल्स आप लोग लेने लगे हैं, इसमें भी खूब मात्रा में पाई जाता है। अंडा इसका एक रिच सोर्स है, अंडा, ठीक है। डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां जो हैं, जैसे आपकी चौलाई है, पालक है, ठीक है, इसमें बथुआ है, इसमें खूब मिलता है। इसके अलावा बनाना, केला में भी पाई जाती है, दूध में लगभग लगभग सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, विटामिन सी छोड़ करके। ब्रेड्स, ठीक है, और बीन्स, ये इसके क्या हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन B6, ठीक है। नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 इज अ कॉमन नेम बट केमिकल नेम इज दैट पायरिडॉक्सिन। B6 इज अ कॉमन नेम, नॉर्मल नेम, बट केमिकल नेम इज दैट पायरिडॉक्सिन। क्या काम करता है, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, ये भी वही मेटाबॉलिज्म। पूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सीधे रिलेशन किससे है, मेटाबॉलिज्म से है, उपापचयी प्रक्रिया से है, यानी आपके पाचनांगों को चुस्त दुरुस्त करना है इससे, ठीक है। तो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, किसकी, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से सीधे जुड़ी हुई है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से सीधे जुड़ी हुई है, और फैट्स की मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ी हुई है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन एंड ब्रेन हेल्थ, क्या करता है ये, क्या करती है ये, सपोर्ट इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्या करती है ये, सपोर्ट, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है सपोर्ट इम्यून फंक्शन, इसको मैं यहां बता रहा हूं आपको, क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। कैसे वृद्धि होती है, कैसे होती है वृद्धि भाई, देखिए, और साथ में ब्रेन हेल्थ, आपके मस्तिष्क का भी स्वास्थ्य मेंटेन रहे, इस पर की इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके नॉर्मल फंक्शन मैंने आपको बताया। देखिए, इम्यून सिस्टम पर मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा जिसमें आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बनती है, क्या होती है, ये पूरा बताऊंगा। इसमें आपको उस पर पूरा बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट इज बॉडी इम्यून सिस्टम, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, इनेट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, यानी जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षण क्या होता है, यानी एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। तो व्हाट इज इनेट डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट इज एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इनेट को ही हम क्या बोलते हैं, इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म, हिंदी में बोलेंगे जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र, और एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, यानी विशिष्टीकृत प्रतिरक्षण तंत्र। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसी में आपको बताएंगे कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, वैक्सीन का क्या काम है। आप जब इन्वायरमेंट्स में तरह तरह के पैथोजन से लड़ते हैं, रोग कारकों से लड़ते हैं, तो कैसे आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी लेती है, और कब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो आपकी जो है किसी भी सामान्य रोग से भी आप रोग ग्रसित हो जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वहां पर उस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि वैक्सीन जब आप लगाते हैं, वैक्सीन का पीछे कारण क्या होता है। जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना से हम आप क्यों नहीं लड़ पाए, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली बाद में वो वैक्सीन उनसे लड़ने लगी, तो क्यों लड़ने लगती है। इसी में आपको बताएंगे ओवर वैक्सीनेशन, जिसका कॉज कभी कभी बनता है आपको एलर्जी हो जाती है। तो व्हाट इज एलर्जी,
ये भी आपको बताएंगे, उस पूरे वीडियो को हम इम्यून सिस्टम पर ही देंगे आपके। तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, यानी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अगर इसकी कमी है तो क्या होगा साहब, स्किन डिजीज यानी त्वचा संबंधी बीमारियां, बाल के झड़ने की प्रॉब्लम्स और साथ में वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता कम। पहली चीज तो स्किन डिजीज, दूसरा हेयर फॉल्स, दूसरा क्या बताया हमने आपको यहां पर, हेयर फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेयर फॉल्स यानी आपके बाल झड़ेंगे। और तीसरा क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तीसरा क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो स्किन डिजीजेस, हेयर फॉल्स और रोगों से लड़ने की क्षमता। पहली स्किन डिजीज, दूसरा आपके बाल की झड़ने की समस्या हो जाती है, और तीसरा क्या है, ये वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, स्पेशली इसकी कमी से क्या उत्पन्न होने हैं, रोग, स्किन डिजीज हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, और वीक इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता जो आपकी है वो क्या हो रही है, कम हो जा रही है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जा रही है। ठीक है, ये तीन आपकी प्रॉब्लम इससे स्पेशली होती हैं। नेक्स्ट, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कहा जाता है इसको। हिंदी में अगर आप इसको लिखें, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन। ठीक है, किस में किससे मिलती है विटामिन B12, कॉमन नेम, रासायनिक नेम साइनोकोबालामिन। किससे किससे मिलती है, मीट से मिलती है, मछली से मिलती है, बीफ से मिलती है, जिगर यानी कलेजी से मिलती है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, आपकी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, विटामिन B12 के संश्लेषण में भाग लेते हैं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां उसमें मिलेगी। एप्पल्स, सेब में काफी मिलती है और केला में भी मिलती है। याद रखिएगा, एप्पल और बनाना में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एप्पल और बनाना में लगभग 90% चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। सेब में और केले में लगभग 90% चीजें सेम होती हैं। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 95% कह सकते हैं सेम होती हैं। केवल 5-7% का डिफरेंस होता है। लेकिन दोनों की प्राइसेस में कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो जब आपकी जो अवेलेबिलिटी हो, जो इजिली अवेलेबल हो, उसे खाइए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सेब खाएंगे, महंगा खाएंगे, 400 रुपए किलो खाएंगे तो ही आपको फायदा करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो अवेलेबल हो उस हिसाब से खाइए, पर खाइए, प्रॉपर चीजों को लीजिए। फूड मटेरियल के साथ साथ आप सब्स्टिट्यूट को जरूर लीजिए, चाहे आप सैलेड्स ले रहे हो या कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं, यानी कुछ सलाद खा रहे हैं, या साथ में कुछ फल वगैरह खा रहे हैं। जो भी फल आपको मिल जाए सीजनल, उसे खाइए। प्रिजर्व जरूरी नहीं ज्यादा खाएं आप, लेकिन जो भी सीजनल मिल जा रहा है खाइए, पर खाइए बहुत ज्यादा नहीं, पर रेगुलर खाइए। क्या करता है, सामान्य काम क्या है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसिल्स, इनके संश्लेषण में भाग लेती हैं। ठीक है, और अगर आरबीसी बनेगी साहब तो हीमोग्लोबिन भी बनेगा। आरबीसी बन रही है तो हीमोग्लोबिन भी बनेगा। ठीक है, और अगर आरबीसी हीमोग्लोबिन बनेगा तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से सम्मान हो पाएगा, ऑक्सीजन का, यानी आपके अंदर हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा। और अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी, ये लिखा हुआ है एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया। और इस एनीमिया को हिंदी में और क्या कहते हैं, रक्तक्षीणता। क्या कहते हैं, रक्तक्षीणता, यानी शरीर में खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में भाग लेती है और हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में भाग लेता है। अब अगर न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण नहीं हो पाएगा सही से तो आपकी प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और अगर प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो आप जानते हैं
प्रोटीन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो जो ये देख रहे हैं आप, ये जो इम्यून सिस्टम है यानी आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ये क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। आपका शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इससे एक तो एनीमिया होता है और दूसरा क्या है, एनीमिया के साथ साथ क्या है, वीक इम्यून सिस्टम। एक तो एनीमिया हो गया, यहां पर समझिए, एक तो ये एनीमिया हो गया और साथ में क्या हुआ, वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, रोगों से लड़ने का जो तंत्र है वो कमजोर, रोगों से लड़ने का जो सुरक्षा तंत्र है आपका इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। इसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी क्या है, मैंने बताया था अभी आपको, विटामिन बी1 से लेकर के विटामिन बी12 तक क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके बाद जो दूसरे विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसमें बहुत प्रमुख विटामिन कौन सी है, विटामिन सी। इसको, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं आपको, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। किससे किससे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी जो है ये है, पर यहां याद रखने की जरूरत है कि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन से है। सबसे रिच सोर्स में आते हैं आंवला और नींबू, लेकिन इसका बॉडी में स्टोरेज बहुत कम हो सकता है। एक्स्ट्रा अगर आपने लिया, आप सोच रहे हैं कि हम खूब नींबू पा रहे हैं, फ्री में पी ले रहे हैं, खूब आंवला पा के खूब आंवला फ्री में खा लें, खूब बढ़िया विटामिन सी मिल जाएगी, मिल तो जाएगी, लेकिन एक्सेस अमाउंट क्या होगा, स्टोर आपकी बॉडी में नहीं होगा। जो ज्यादा मात्रा है वो आपकी बॉडी में संचित नहीं होगी, बल्कि आपके मूत्र से यानी यूरिन से बाहर निकाल दी जाएगी। तो आपके ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सामान्य तौर पर समझिए, नींबू का 1/4 भाग आपको दोपहर के लंच में ले लीजिए, नींबू का 1/4 भाग यानी 1/4 पार्ट क्या लीजिए, रात के डिनर में ले लीजिए, यानी डिनर में ले लीजिए और लंच में यानी दोपहर के भोजन में ले लीजिए और रात्रि के भोजन में लीजिए। कितना, केवल एक नींबू के 1/4 भाग, यानी दिन भर में आपको औसतन चाहिए आधा नींबू, इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं है। ज्यादा लिया आपने तो वेस्ट हो गया। दूसरी चीज और भी क्या है, ये विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो गर्म करने पर उड़ जाती है। तो कई बार आप बहुत गर्म दाल में डाल लेते हैं, कई बार आप चाय में डाल लेते हैं, तो चाय में डाल के पी लीजिए, खट्टापन आपको मिलेगा, पर हर खट्टी चीज विटामिन सी नहीं होती है। तो दाल में खट्टापन तो आ सकता है, पर अगर ज्यादा गर्म रही दाल तो विटामिन सी उड़ सकती है। इसलिए थोड़ा ठंडी हो जाए तब डालिए उसमें, या तो फिर, और सबसे अच्छा क्या है कि आप उसको जल के साथ जो है विटामिन सी क्या करिए, नींबू को क्या करिए, आप जल में मिला लीजिए और फिर जल के साथ उसका सेवन कीजिए, जल के साथ उसको पीजिए, तो आपकी विटामिन आपको बीच बीच में मिलती भी रहेगी और आपकी मेटाबॉलिज्म भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक गम किसमें पाया जा रहा है, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टेदार फल हैं उसमें पाया जा रहा है। ये पीपर है, पीपर, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये पीपर है, इसमें मिलती है। स्ट्रॉबेरी में मिलती है, ब्रोसली आप जानते हैं ग्रीन गार्बेज आती है उसको बोलते हैं, पोटैटोज में है, ग्रीन चिलीज में है, हरी मिर्च में भी होती है। किसमें, हरी मिर्च में भी होती है, जो हम ग्रीन चिलीज लेते हैं। ठीक है, एक होती है रेड चिली, एक होती है ग्रीन चिली। रेड चिली में आयरन होता है और ग्रीन चिली में आयरन तो होता ही है, लेकिन साथ में विटामिन सी भी होती है। ज्यादा नहीं लेना है, मिर्च ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना है। ठीक है, नहीं तो विटामिन सी है खूब खा लें हम, क्योंकि उससे ज्यादा मात्रा में खाने से, क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा कोई खास आपके शरीर में काम नहीं है मिर्च का, उससे आपके पेट में अल्सर होने की संभावना भी बढ़ जाती है और अल्सर का इलाज बड़ी मुश्किल से हो पाता है, इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, दे आर द रिच सोर्स। क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स इन कीपिंग देम हेल्दी। आपकी कोशिकाएं सुरक्षित रहें, सही तरीके से काम कर सकें, कोशिकाओं में आपकी कोशिकाएं आपकी मेंटेन, भाई कोशिकाएं मेंटेन है तो आपकी ग्रोथ होगी अच्छी तरीके से, यानी आपकी वृद्धि में भी ये हेल्प करेंगी। दूसरा, मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, त्वचा भी इससे अच्छी रहती है, अच्छी ब्लड वेसल्स बनेंगी आपकी, अच्छी बोन्स में भी हेल्प करेगी ये। और कार्टिलेज, कार्टिलेज वो पोर्शन है आप जानते हैं जो अस्थियों से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ दांत का मामला है, तो जो कार्टिलेज होते हैं वो दांत को ऐसे बांधे रहते हैं। तो मसूड़ों में, गम में टीथ आपके स्पेशली जुड़े रहे अच्छे तरीके से, वो हिले ना, इसमें आपका ये कार्टिलेज हेल्प करता है।
और साथ में घाव भरने में सहायता करता है। ये भी बॉडी की इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी विटामिन सी से भी बढ़ती है। एक बात, साथ में घाव भरने में भी ये सहायता करता है। और अगर घाव नहीं भरेंगे तो चाहे आपके होठों में कोई कट लग जाएगा तो भी घाव नहीं होगा। इससे एक बहुत तगड़ी बीमारी होती है, इसको कहते हैं आप स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। अब ये स्कर्वी जो रोग है, ये स्कर्वी रोग जो है बड़ा पॉपुलर रोग है, आप जानते हैं। देखिए, एक होता है पायरिया और एक होता है स्कर्वी। पायरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, गंदा पानी पी लेने से वो प्रोटोजोअल डिजीज है। जबकि जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होती है। पायरिया आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन स्कर्वी ये डिफिशियंसी डिजीज है, ये विटामिन सी की कमी से ही ठीक होती है। और स्कर्वी जब किसी को हो जाता है तो एकदम पूरे मसूड़े यहां से पूरे कटने लगते हैं, स्वेल करने लगते हैं, दांत और मसूड़े के बीच में गैप होने लगता है, और जिसकी वजह से वहां पर जो छोटे छोटे घाव टाइप के बन जाते हैं, उनसे जो है कह सकते हैं काला काला खून आता है, खराब रक्त बाहर निकलता है, कभी कभी इसमें पस भी हो जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपके दांतों में बैड, आपके मुंह से बैड स्मेल, जब आपके मुंह से एयर निकलेगी तो उसमें बैड स्मेल आएगी, यानी उसमें गंध आती है, दुर्गंध कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कर्वी में हो जाता है। इसलिए विटामिन सी मेंटेन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, खास कर किस चीज के लिए, आपकी सेल्स मेंटेन रहे, कोशिकाएं बढ़िया मेंटेन रहे, आपकी त्वचा मेंटेन रहे, रक्त कोशिकाएं जो रक्त वाहिनियां हैं वो मेंटेन रहे, आपकी बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो बढ़िया से रहे, और आपके घाव भरने में सहायता करती है, और आपकी रोगों से लड़ने में भी सहायता करती है। कौन? विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसकी कमी से बहुत जो पॉपुलर डिजीज है वो होती है स्कर्वी। इसको आप याद रखिएगा। मैंने डिफरेंस बताया स्कर्वी और पायरिया में। पायरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, कहीं ना कहीं पीने वाले जल में पाया जाता है, ठीक है, उससे होता है। जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी ये किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होती है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया, क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों क्या हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन से हैं। पार्ट 1 में हमने इससे पहले आपको बता दिया था किसके बारे में? फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। ये मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया आपके किसके? वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जो फैट सॉल्युबल थी उनके बारे में हमने आपको बताया था कि इनको आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल्स हैं उनको आपकी बॉडी में कम स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी विटामिन, इनको अच्छे से याद करिए। इसमें स्पेशली क्या याद करना है? अगर एक तो ये कि विटामिन का नाम, उसका रासायनिक नाम, दूसरा आपकी वो किस किस सोर्स से मिलती है। पहला विटामिन का सामान्य नाम, रासायनिक नाम, दूसरा किस किस सोर्स में वो मिलती है, आपकी बॉडी में क्या करती है, थोड़ा चल भी जाएगा, लेकिन उसकी कमी से एक रोग कौन सा होता है ये जरूर पूछा जाता है आपसे। तो उसकी कमी से उत्पन्न होने वाले लोग जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।